हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक इम्पोर्टेंट डे है। इट इज 5 सितंबर एंड आज के दिन हम एज ए टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड मेरे तरफ से गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। मेहनत करिए, जीवन में सक्सेस उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा। दिस इज रियलिटी। आज के टाइम पे जो कंपटीशन है ना, इसमें हार्ड वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं। आप पढ़ो। स्मार्ट वर्क तब होगा जब आप हार्ड वर्क करके रखे हुए हैं। फिर जैसे कि रिवीजन के टाइम पे इन सब चीज़ों में तो आपके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ है, फिर आप क्विकली रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। वो होती है स्मार्ट वर्क, जो कि होती है हार्ड वर्क के बाद। तो सबसे पहले हार्ड वर्क करिए, फिर आप करेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत ना पड़े, है ना। मैं इसके लिए आप सभी से दुआ करता हूँ, मतलब आप सभी के लिए दुआ करता हूँ ताकि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो बहुत सारे एग्जामिनेशन आगे आने वाले हैं। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग तो होप कि किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। मेहनत करिए, भरोसा रखिए एग्जामिनेशन के ऊपर, भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर। एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, दिन में कम से कम 10 घंटे 12 घंटे जरूर पढ़िए अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बाकी चलिए अभी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस। अब स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस कितने होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, सब चीजों को हमने देखा है उसका कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट में रिइंफोर्समेंट होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। A uniform bar is kept in x direction is subjected to pure bending. What is the strain matrix of this system if moment is applied about z axis? ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, आपको जानकारी के लिए बता दूं। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का 1 नंबर का ये क्वेश्चन है ना। मतलब पहले 1 नंबर 1.6 समथिंग का आता था, तो कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें स्ट्रेन मैट्रिक्स दिया हुआ था, है ना। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर दिस कंडीशन। कोई डायग्राम वायग्राम नहीं दिया था, तो मैंने जस्ट उसको चेंज कर दिया। ऑप्शन क्यों लिखूंगा, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। एक यूनिफॉर्म बार, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कोई एक ऐसा बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। ये एक्स डायरेक्शन में प्लेस्ड है। एक्स डायरेक्शन मतलब हमको तो एक्सिस वगैरह पता होता है, हमारे पास 3 एक्सिस जनरली है। एक्स एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल, वाई एक्सिस ये ठीक है, और जेड एक्सिस जो कि विड्थ के अलाउंग कट करता हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मतलब क्या कहना चाहता हूं, ये मान लो आपका कोई एक अपन एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एक बार ही बना दिया ओके, वो ज्यादा अच्छा था। तो देखो ये बार का ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है आपको। तो एक्स एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ऐसा एक्सियल एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब ये वाला वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इसके विड्थ को, है ना, मतलब ये जो एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ओरिजिन एक्सिस का, उस क्रॉस सेक्शन का एकदम सीजी से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस है, ये इस क्रॉस सेक्शन का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, इसको 2 हिस्सों में कट कर रहा है। समझ में आया? उसी तरह ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। उसी तरह जो जेड एक्सिस है ना, वो इस क्रॉस सेक्शन का जो डेप्थ है, इसको 2 हिस्सों में बांटेगा। दिस इज योर जेड जेड एक्सिस, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एक बार अलोंग एक्स प्लेस्ड है, मतलब ये बार कुछ इस तरह का होगा, है ना, एक लंबा सा बार जिसका स्पैनिंग अराउंड एक्स एक्सिस है।
अब इस बार के ऊपर प्योर बेंडिंग सब्जेक्टेड है। प्योर बेंडिंग कहने का मतलब है, प्योर बेंडिंग केस में आपका केवल बेंडिंग मूवमेंट ही रहेगा पूरे के पूरे बार में। यही मतलब हुआ प्योर बेंडिंग का। अगर पूरे के पूरे बार में मेरा प्योर बेंडिंग और प्योर और बेंडिंग भी जो है अप्लाई किया गया है अबाउट जेड एक्सिस, मतलब एम जेड, लेट्स सपोज दिस इज योर एम जेड जो कि अप्लाई किया गया है। क्लियर? ये बेंडिंग आपने अप्लाई कर दिया, मतलब ये बार के ऊपर इधर इसका जेड एक्सिस होगा, इधर जेड एक्सिस होगा, तो इधर ऐसे इस तरह से प्योर बेंडिंग अप्लाइड है, मतलब पूरा का पूरा बार इज अंडर बेंडिंग। अब इसका आपको बनाना है स्ट्रेन मैट्रिक्स। तो मेरे को ये बताओ आप सबसे पहले कि इस बार में कितने तरह के स्ट्रेस होंगे, कौन कौन से स्ट्रेस होंगे। देखो, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, दोज आर विच काइंड ऑफ स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों? अगर इस बेंडिंग को मैं, इस मोमेंट को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। एक तो मैं कर सकता हूं टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस एवं न्यूट्रल एक्सिस, और एक को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस, लेट्स सपोज, या फिर इसका उल्टा। समझ रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन दी सैगिंग एंड हॉगिंग इफेक्ट। ओके, किस तरह का मूवमेंट है, तो वो साइन कन्वेंशन अभी छोड़ दो। कहना ये चाहते हैं कि मूवमेंट को हम दो नॉर्मल स्ट्रेसेस में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कंप्रेशन एंड टेंशन के अंदर, और वो दोनों नॉर्मल ही हैं, वो क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्ट करेंगे, है ना। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन मान लो, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन मान लो, ठीक है, इस तरह का। तो इसका मतलब ये होगा कि सोचना बात को, जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं इस बार का कोई एक, ये मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस था इस बार का, है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल प्लेन। ओके, तो इस बार का न्यूट्रल प्लेन के ऊपर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा, लेट्स सपोज ये छोटा सा एलिमेंट में कंसीडर कर लिया, मतलब ये छोटे से ब्लॉक को मैं काट के बाहर निकाल रहा हूं। अगर उस छोटे से ब्लॉक को मैं काट के बाहर निकाल दिया, इस छोटे से ब्लॉक को, इसको मैं काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक क्यूबिकल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया था और इसको मैंने काट के क्या किया, काट के बाहर निकाल लिया। तो अब मेरे को ये बताइए आप कि ये जो एलिमेंट के ऊपर किस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा और कौन सा स्ट्रेस होगा। ऑब्वियसली अगर मान लो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन मान के चल रहे हैं, तो चूंकि केवल प्योर बेंडिंग में था, तो किसी भी तरह का शियर स्ट्रेसेस वगैरह कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि कोई शियर फोर्स नहीं, कोई शियर स्ट्रेस नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, कोई शियर स्ट्रेस नहीं। तो प्योर बेंडिंग के केस में था, तो ऊपर कंप्रेसिव था, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इस तरह का एक्ट कर रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, लेट्स सपोज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा क्या? नहीं। ओके, क्योंकि जो मूवमेंट अप्लाइड है बार के ऊपर वो जेड एक्सिस के अबाउट अप्लाइड था। ओके, तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो एक्स एक्सिस के अबाउट डेवलप होंगे, समझ रहे हो। अगर वाई एक्सिस के अबाउट अगर आपका मूवमेंट लगा रहता, है ना, क्योंकि मूवमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगती है, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। ओके, तो क्वेश्चन यही देखिए, सॉल्व करने का मतलब यही है कि सारा कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम सोचे समझे, है ना, तभी तो हम ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये सब जानकारी आपके पास भी होना चाहिए, जो कि है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए, अगर वाई एक्सिस के अबाउट मेरा मूवमेंट लगता, तो ऐसे कंडीशंस में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते वो किधर डेवलप होते, या जेड एक्सिस के अबाउट डेवलप होते, समझ रहे हो। तब वहां पे आपको सिग्मा जेड मिलता, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको 0 मिलता, समझ रहे। लेकिन यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट अप्लाइड है, तो मेरे को सिग्मा एक्स मिलेगा, है ना, और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 मिलेगा। क्लियर है? तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ से इस स्ट्रेस ब्लॉक से, अभी इसका नेचर देखो, कंप्रेशन मैंने ऊपर कंसिडर किया था न्यूट्रल एक्सिस के, तो कंप्रेसिव दिखा दिया। मेरे को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मेरे को बेसिकली क्वेश्चन में तो स्ट्रेन मैट्रिक्स बनाना है। ओके, तो चलो, तो हमको ये पता चला कि सिग्मा एक्स ओके इज नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा जेड इक्वल टू 0। हमको क्या पता चल गया
ये स्ट्रेस कंडीशन इस स्ट्रेस ब्लॉक के ऊपर पता चल गया एंड शियर स्ट्रेसेस भी 0 है, शियर स्ट्रेसेस आर ऑल्सो 0। तो मेरे को इतना सारा चीज, इतने सारे डेटा हमको मालूम हो गया। तो इन डेटा को यूज करके हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेन मैट्रिक्स। ओके, तो शियर स्ट्रेस 0 तो शियर स्ट्रेन भी 0, क्लियर है, शियर स्ट्रेस 0 तो शियर स्ट्रेन्स भी 0 होंगे। अभी देखिए स्ट्रेन मैट्रिक्स अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखता हूं, ये सब चीज हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, आपकी कॉपी में होगा अगर अब तक आप सोम को पढ़ते हुए आए हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स नॉर्मल स्ट्रेन्स होंगे, अपलाइन एक्स एक्स स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, फिर ये 5xy/2 5xz/2 ये सारे शियर स्ट्रेन्स हैं। नाउ अब इधर क्या होगा 5yx/2, फिर ये नॉर्मल स्ट्रेन अपलाइन yy 5yz/2। नाउ यहाँ पे क्या होगा 5zx/2 5zy/2, यहाँ पे अपलाइन zz। तो सारे शियर स्ट्रेस 0 होंगे, ये कंफर्म है, मतलब 5xy2 xy 0 5yx 0 ये सारे 0। तो हमको केवल मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब अपलाइन xx अपलाइन yy अपलाइन zz, ये सारे नॉर्मल स्ट्रेस के वैल्यू मिलेंगे। तो चलिए इनको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो अपलाइन xx का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई। ओके, सो सिग्मा y 0 सिग्मा z 0, तो ये दोनों एलिमेंट खत्म। तो अपलाइन x x आपका क्या बचा सिग्मा x बाई ई। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूं कि इट इज p। सिमिलरली अपलाइन y y अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई। तो इसमें देखो, इसमें ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, सिग्मा y बाई ई वाला पार्ट 0, सिग्मा z भी 0 है, तो इसका वैल्यू कितना बचा माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई। तो लेट्स सपोज कि इट इज q, इसको मैं q कह रहा हूं। उसी तरह से अपलाइन z अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सिग्मा z बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई, ऐसे लिख सकता हूं। तो अगेन देखो ये दोनों टर्म खत्म, सिग्मा z 0 है तो ये 0 हो गया, सिग्मा y वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा वही सेम म्यू सिग्मा x बाई ई, यही पार्ट बचा। तो सेम जो सिग्मा अपलाइन y y बचा था, तो इट इज ऑल्सो q। लेट्स सपोज शियर स्ट्रेंथ तो 0 है। ओके, तो ये आपको मिल गया क्या इसका स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन्स। अब हमको स्ट्रेन मैट्रिक्स लिखना है, तो स्ट्रेन मैट्रिक्स लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका स्ट्रेन मैट्रिक्स, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं P, फिर ये 0 0, फिर ये 0 Q 0, फिर 0 0 Q। P का वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू पता है, समझ रहे हो कि नहीं। सो ये ऑप्शन में पूछा हुआ था, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स ऑप्शन में दिया हुआ था और क्वेश्चन का कह रहा था कि ऐसा कंडीशन है और ऐसे कंडीशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर दिस कंडीशन। क्लियर। तो यहाँ पे क्यू क्यू सेम क्यू यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ देखिए अभी हमने सॉल्व करके निकाला माइनस म्यू अपलाइन एक्स बाई ई माइनस म्यू अपलाइन एक्स बाई ई, और ऊपर वाला अलग है सिग्मा एक्स बाई ई, ठीक है। अच्छा माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, ओके माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई, क्लियर है। सो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस, सो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है और इससे क्वेश्चंस भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, ओके।
बार ऑफ 2 मीटर लेंथ, कोई एक बार है जिसका लंबाई है 2 मीटर का, तो ये मान लो ये बार है मेरा, इसका लंबाई कितना है 2 मीटर, इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है, ठीक है, हैविंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज शोन इन फिगर, आगे एक फिगर है जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस स्टील बार का दिया हुआ है। द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, जो स्टील है इसका यील्ड स्ट्रेस इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, यील्ड स्ट्रेस मतलब द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच, स्ट्रेस मतलब समझ रहे हो ना, जब फोर्स हम लगाएंगे बाहर से तब स्ट्रेन आएगा, वो स्ट्रेन अगर रजिस्टेड होगा है ना, वो स्ट्रेन अगर नहीं होगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपका मटेरियल पे है ना एक सरफेस क्रैक अपीयर हो जाए, उसको हम फेलियर मान लेते हैं, मतलब अब वो क्रैक होना शुरू हो गया, तो दैट लोडिंग कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू विच दैट स्ट्रेस इज डेवलपिंग, उसको हम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, क्लियर है। एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ड्यू टू एक्सियल लोड द बार इज लोडेड अंटिल द इलोंगेशन इज 6.5 mm। ये जो स्टील का बार है इस पर एक एक्सियल लोड लगाया गया, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में, इसका ये एक्सियल एक्सिस है, एक्सियल एक्सिस के अलावा एक एक्सियल लोड लगाया गया और इस लोड के कारण इलोंगेशन हुई 6.5 mm की। कहने का मतलब इस पर एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया गया है। टेंसाइल नेचर का अगर फोर्स लगाएं और इलोंगेशन हुआ है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक्सियल टेंशन, एक्सियल कंप्रेशन। कंप्रेशन को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, तो कंप्रेशन के कारण लंबाई घटेगी तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम माइनस में लेते हैं, और टेंसाइल लोडिंग के कारण आपका लंबाई बढ़ेगी जिसके कारण होगा इलोंगेशन, इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। एंड रिमूव्ड, फिर क्या किया गया, लोडिंग को लगाया और इलोंगेशन हुआ 6.5 mm तक, उसके बाद लोडिंग को रिमूव कर दिया गया। फाइंड द फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। जब लोड को आप रिमूव कर देंगे तो फाइनल चेंज इन लेंथ क्या रही होगी उसका, ये आपको निकालना है, क्या समझे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, ये बाइलिनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, यहाँ से हमको क्या समझना है, हमको यही समझना है कि देखिए जब स्ट्रेस आपका मटेरियल में आ जाता है 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप होता है, ये डेवलप होता है इलास्टिक स्ट्रेन। ये क्या है, ये जो स्ट्रेन का लिमिट है ये है इलास्टिक स्ट्रेन। फिर इलास्टिक स्ट्रेन के बाद वो मटेरियल आप कहीं पर भी देखो वो प्लास्टिक जोन में चले जा रहा है, प्लास्टिक जोन, या फिर ये सारे हैं क्या, प्लास्टिक स्ट्रेन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक और प्लास्टिक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल को अप टू इलास्टिक लिमिट उसका अगर हम लोडिंग करें और लोड को रिमूव कर दें, तो जो भी इलोंगेशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी हुई होगी करस्पॉन्डिंग टू दैट लोड, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दैट लोड, जब हम अप टू इलास्टिक लिमिट अगर हम लोडिंग कर रहे हैं और लोड को हटा दे रहे हैं, तो वो जो भी इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन हुई थी वो खत्म हो जाएगा, मतलब मेंबर अपना नेचुरल शेप, लेंथ सब कुछ अटेन कर लेगा, जैसा पहला था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक जोन में आपने स्ट्रेन कर दिया है, मतलब लोड को कुछ ऐसा अप्लाई कर दिया है कि जो उसमें स्ट्रेन आ गई है मटेरियल में, वो प्लास्टिक स्टेट में भी पहुंच गया है ना, तो अब लोड को अगर रिमूव करेंगे तो सारा का सारा चीज मतलब पहले जैसा नहीं होगा। इलास्टिक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जितना पहले जैसा हो सकता था उतना होगा। उसके बाद जो प्लास्टिक स्ट्रेन का इफेक्ट है वो तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, उसके कारण कुछ ना कुछ परमानेंट चेंजेस होंगे। क्या होंगे, परमानेंट चेंजेस, जो कि रिकरेबल नहीं होंगे, मतलब जो वापस नहीं आएंगे, है ना। देयर विल बी सम परमानेंट चेंजेस। तो अब हमको यही पता लगाना है क्वेश्चन में कि क्या इसमें अगर कोई परमानेंट चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका कोई फाइनल लेंथ होगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज हमको पता लगाना है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमको क्यों दिया गया है, हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम ये देख पाए कि ये ऐसा एक मटेरियल है, बाइलिनियर मटेरियल है,
जिसमें कि जब हम इलास्टिक स्ट्रेन तक इसको लोडिंग कर देते हैं उसके बियॉन्ड तुरंत प्लास्टिक जोन आ जाती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद तुरंत प्लास्टिक जोन आ रही है, इसमें कोई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। क्लियर है? बस इसी बात को बताने के लिए क्वेश्चन में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दे दिया है और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन तो हमको पता है स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू इलास्टिक स्ट्रेन अपलाइन ई, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू यील्ड, ओके, आपका यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन, आपको इलास्टिक कंडीशन का स्ट्रेन दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है इट इज यील्ड स्ट्रेस। ये आपको क्वेश्चन में कहा है कि मानिए सो सिग्मा y इक्वल टू अपलाइन इंटू ई, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 250 इक्वल टू ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁵ इंटू अपलाइन ई। तो यहां से हमको अपलाइन ई मतलब स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक लिमिट हमको ये पता चल जाएगा और वो कितना है 1 सॉल्व करिए 25 इंटू 10⁻³ स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। अब ये जो स्ट्रेन है ये क्या निकला, ये स्ट्रेन निकला। व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ओरिजिनल लेंथ कितना है 2 मीटर। तो यहां से यूजिंग दिस इलास्टिक स्ट्रेन वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू डेल्टा एल करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक कंडीशन हम निकाल सकते हैं कि अगर मटेरियल पे इलास्टिक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग लोडिंग लगा रहता तो कितना इलोंगेशन होता, हमको ये पता लगाना है। तो ये हम यहाँ से पता लगा लेंगे यूजिंग दिस इलास्टिक स्ट्रेन वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ mm कर दिया। 2 मीटर में था तो इसको mm में कर दिया। तो यहाँ से मेरे को डेल्टा एल पता चल जाएगा हमको, और वो डेल्टा एल का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इट विल बी 2.5 mm। अब इतना का जो इलोंगेशन है ये इलोंगेशन कैन बी रिकवर्ड। इसका यही मतलब हुआ क्योंकि ये इलोंगेशन करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल हो रहा है तो इस इलोंगेशन को हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन द गिवन इलोंगेशन इज कितना 6.5 mm। कह रहा है क्वेश्चन में कि मटेरियल पर लोडिंग हम कुछ ऐसा लगाए थे कि टोटल इलोंगेशन कितना हो गया 6.5 mm हो गया। तो उस 6.5 mm में से आप जब लोड को रिमूव करोगे तो 2.5 mm रिकवर हो जाएगा, बाकी का 4 mm रिकवर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब वो प्लास्टिक कंडीशन में हो गया, मतलब वो परमानेंट सेट हो गया, मतलब वो परमानेंट इलोंगेशन हो गया। तो अगर वो रिकवर नहीं होगा तो न्यू लेंथ ऑफ बार, आपका बार लेंथ भी तो चेंज हो जाएगा। 2 मीटर जो पहले था अब लोड को रिमूव करने के बाद उसमें परमानेंट सेट जब आ गई तो अब वो 2 मीटर का रहेगा नहीं, उसका लेंथ में कुछ ना कुछ बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। कितना का 6.5 माइनस 2.5 4 mm का। समझ रहा है कि नहीं आप लोग? ठीक है, तो यही चीज पूछा है कि कैलकुलेट दी फाइनल लेंथ ऑफ द बार। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो परमानेंट सेट इक्वल टू कितना 6.5 mm माइनस 2.5 mm which is equal to 4 mm. So new length of bar equal to कितना 2 मीटर plus 4 mm, that is 2.004 मीटर। क्लियर? सो
क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि ये 6.5 mm में से कितना आपका परमानेंट स्ट्रेन के कारण हो रहा है, कितना इलास्टिक स्ट्रेन के कारण हो रहा है। तो 2.5 mm हो रहा है इलास्टिक स्ट्रेन के लिए, और 4 mm का जो इलोंगेशन है ये हो रहा है प्लास्टिक स्ट्रेन के कारण, या फिर दिस इज योर परमानेंट सेट, इसी को हम कहते हैं परमानेंट सेट। और ये प्लास्टिक स्ट्रेन के कारण हो रहा है, दिस इज नॉट रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल। है ना, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए वो परमानेंट में आ जाएगा। मतलब बार का लेंथ आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड चेंज हो जाएगा। है ना, क्लियर?